हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी पर। आज इस क्लास में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, अति उपयोगी सिद्ध रहेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हैं और आप लोगों को मटेरियल बहुत ही बेहतर मिल रहा होगा, कंटेंट बहुत ही अच्छा मिल रहा होगा। आज का भी यह कंटेंट जो है ये भी बहुत ही बेहतर कंटेंट है। आप लोग अंत तक बने रहिए। आपकी ये सभी परीक्षाओं में, चाहे आप टीजीटी पीजीटी दें, चाहे आप एसआई दें या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा है जहाँ पर आपसे हिंदी पूछा जाएगा, आपके लिए यह उपयोगी रहेगा। बहुत ही बेहतर कंटेंट है। हिंदी व्याकरण और साहित्य यहाँ पर जो है दोनों सम्मिलित रूप से दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा और यकीनन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और आज का अपना पहला प्रश्न जो है, घड़ा का तत्सम क्या होगा। आपसे यहाँ पूछा गया है कि घड़ा का तत्सम रूप क्या होगा। क्या घट हो जाएगा, क्या घटा होगा, घोटक होगा या फिर घृणा होगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्या बताएंगे कि घड़ा का जो तत्सम रूप है वो आपका घट हो जाएगा। क्या होगा, घट होगा, अर्थात विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। घोटक जो है ये किसका तत्सम है, तो बताएंगे ये जो है घोटक जो है ये किसका है, तो आप बताएंगे घोड़ा का जो है ये आपका घोटक हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2। और प्रश्न संख्या 2 में आपसे क्या कहा गया है कि 2 में आपसे क्या कहा गया है, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है। क्या अंग प्रोछा है, क्या अंग रखा है, अंत्र है या फिर अग्रहायन है। तो ये किसका जो है तद्भव दिया हुआ है। अंगोछा किसका तद्भव दिया हुआ है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो क्या होगा, तो बताएंगे अंगोछा का जो तत्सम होगा वो आपका अंग प्रोछा हो जाएगा, अर्थात विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 3, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा का आरंभ कब से माना जाता है। क्या 1500 ईस्वी से माना जाता है, क्या 1800 ईस्वी से माना जाता है, 1000 ईस्वी से माना जाता है या फिर 500 ईस्वी से माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, ए बी सी या फिर डी विकल्प आपका सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प बताएंगे कि हिंदी भाषा का आरंभ जो माना जाता है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है, अर्थात विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य चीजों में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है कैसे हुआ है, तो बताएंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक ये कौन सी रही है, तो आप बताएंगे ये आपकी रही है वैदिक संस्कृत। कौन सी रही है, तो वैदिक संस्कृत रही है। ठीक है, संस्कृत रही है। फिर क्या बताएंगे, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक यहाँ पर क्या रही है, तो बताएंगे यहाँ पर जो रही है वो आपकी लौकिक संस्कृत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लौकिक संस्कृत हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या बताएंगे, 500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से कहाँ तक आएंगे, तो बताएंगे प्रथम शताब्दी तक। कहाँ तक, प्रथम शताब्दी तक आएंगे तो क्या होगी, तो यहाँ पर होगी पाली भाषा। ठीक है। फिर प्रथम प्रथम शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक कौन सी भाषा रही है, तो आप बताएंगे प्राकृत भाषा। कौन सी रही है,
प्राकृत भाषा रही है और 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जो रहा है ये क्या रहा है, तो बताएंगे अपभ्रंश काल रहा है। क्या रहा है? अपभ्रंश काल रहा है। और 1000 ईस्वी से आगे आगे क्या मानी गई है, तो बताएंगे यहीं पर मानी गई है हिंदी। ठीक है, तो ये इसका विकास क्रम रहा है। तो इन चीजों को आप लोग जरूर याद करिएगा, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि ये कंटेंट आपको बहुत ही बेहतर मिला होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है, प्रश्न संख्या 4, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? यह आपको प्रश्न बताना है कि सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किस राज्य में किया गया है। क्या गुजरात में किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है, राजस्थान में, या फिर उत्तर प्रदेश में किया गया है? यह आपको प्रश्न बताना है कि सबसे पहले देवनागरी लिपि का जो प्रयोग है वो किस राज्य में किया गया। तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे कि सर्वप्रथम जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात में किया गया है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई होगी। अब हम लोग यहाँ कुछ चीजें देखें। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है या फिर नहीं लिखी जाती, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप बताएंगे क्या? सबसे पहले आप बताइएगा हिंदी। हिंदी, फिर गुजराती तो है ही, तो ये आपका गुजराती हो गया। गुजराती हो गया, आपका जो है मराठी हो गया। क्या हो गया? मराठी। मराठी का क्षेत्र कहाँ है, तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र में है। उसके बाद आप क्या बताएंगे? नेपाली आप बताएंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। नेपाली। नेपाली के अलावा आप, ये तो मैं भूल ही गया, संस्कृत, जो कि शुरुआत की भाषा है, हिंदी से भी पहले लिखना चाहिए। संस्कृत हो गया। और क्या बताएंगे, तो कहेंगे कोंकणी हो गया। कोंकणी हो गया, आदि आदि भाषाएं। ठीक है, बहुत सी भाषाएं हैं जो लिखी जाती है, लेकिन ये जो है कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं जो आपसे पूछी जा सकती हैं कि कौन सी निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी देवनागरी की भाषा देवनागरी लिपि की भाषा है या फिर नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? ये आपको बताना है कि बीज वपन काल नाम किसने दिया है, किसको? हिंदी के प्रथम कालखंड को। तो प्रथम कालखंड को कहते क्या है, तो क्या बताएंगे कि प्रथम कालखंड को मेरे भाई क्या कहते हैं, तो बताएंगे प्रथम कालखंड को ही आदिकाल कहते हैं। और हिंदी भाषा को जो है, हिंदी साहित्य का जो हिंदी साहित्य है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं। तो भक्ति काल, भक्ति काल। तीसरा कौन होगा, तो आप बताएंगे रीतिकाल, रीतिकाल। और आप क्या बताएंगे, तो आप बताइएगा आधुनिक काल। क्या बताएंगे? आधुनिक काल, आधुनिक काल। ठीक है, ये चीजें हैं। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, तो 4 कालखंडों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। समय सीमा आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो आगे प्रश्न आएगा तो फिर हम वहां पर इसको स्पष्ट करेंगे। अब जो है आदिकाल का ही नाम बीज वपन काल किसने दिया है, ये आपको बताना है। तो बीज वपन काल किसने दिया है? क्या धीरेन्द्र वर्मा जी ने दिया है, शिव सिंह सेंगर ने, मित्र बंधुओं ने, या फिर द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो ये नाम किसने दिया है, तो आप क्या बताएंगे कि बीज वपन काल किसने कहा है, तो आप क्या बताएंगे, तो कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, अर्थात विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है, तो बताएंगे धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को कहा है
अपभ्रंश काल। मेरे भाई क्या कहा है तो आप बताइएगा, अपभ्रंश काल। ठीक है, शिव सिंह सेंगर जी ने इसको क्या नाम दिया है? शिव सिंह सेंगर ने कहा है वीर गाथा काल। क्या कहा है? वीर गाथा काल। और वीर गाथा काल किसने नाम दिया तो बताएंगे? आरसी शुक्ला। आरसी शुक्ला का मतलब आरसी शुक्ला नहीं, रामचंद्र शुक्ला, आरसी शुक्ल जी। और मित्र बंधुओं ने क्या कहा है इसे? तो मित्र बंधुओं ने कहा इसे प्रारंभिक काल। क्या कहा है मेरे बंधुवर? तो आप लोग बताएंगे प्रारंभिक काल कहा है मित्र बंधुओं ने। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको बेहतर समझ में आया होगा। जहां पर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है अच्छी बात है, जो आपको नहीं पता है उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा या फिर इन चीजों का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और ये सारा कंटेंट आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है और आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण कंटेंट ही मिलेगा। आप आगे और प्रश्नों में बने रहिए, आपको खुद लगेगा कि आपको कितना बेहतर कंटेंट मिल रहा है। क्लियर है ना? चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा दिए गए विकल्पों में से क्लिमिस का समानार्थी शब्द चुनिए। तो क्लिमिस का समानार्थी क्या होगा? क्या विषैला हो जाएगा, पाप हो जाएगा, भयंकर होगा या फिर महाविष हो जाएगा? तो क्लिमिस का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा? तो यहाँ आप क्या बताएंगे? तो आप बताइएगा कि क्लिमिस का जो है वो पाप हो जाएगा। क्लियर है ना? विषैला मतलब विष से युक्त हो, जो विष से भरा हुआ हो। भयंकर मतलब बहुत भारी भरकम, जो भयंकर है, डरावना है। और महाविष का मतलब बहुत ही ज्यादा विषैला महाविष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 7, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अर्थात ये जो शब्द महान दिया गया है इसका आपको विलोम बताना है कि इसका विलोम क्या होगा। क्या इसका वीर हो जाएगा, तुच्छ होगा, धीर होगा या फिर सज्जन हो जाएगा? तो महान का विलोम क्या होगा ये आपको प्रश्न बताना है। तो इसका क्या होगा मेरे भाई? तो उम्मीद करते हैं इसका प्रश्न का जो है जवाब आपको पता होगा। और अगर नहीं पता है तो आप इसका जो है उत्तर लिखेंगे तुच्छ। जो महान होगा उसका विलोम क्या होगा? उसका तुच्छ विलोम हो जाएगा। और वीर का विलोम क्या होगा? तो वीर का विलोम होता है भीरु। भीरु, या इसको हम कायर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? कायर कहेंगे। धीर का विलोम क्या होगा? तो आप बताएंगे आधीर होता है। धीर का विलोम अधीर होता है। और सज्जन का विलोम क्या होता है? तो बताएंगे आप लोग सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हम लोग आ पहुंचे हैं प्रश्न संख्या 8 पर। तो प्रश्न संख्या 8 में देखें, आठ में देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? आपको बताना है विहंग का अर्थ नहीं है तो कौन सा होगा। क्या विहंग का विमान नहीं होगा, क्या बादल नहीं है, विलास नहीं है या फिर पक्षी नहीं है? तो विहंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होगा ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि विहंग का जो अर्थ नहीं होगा वो आपका विलास हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी, 8वें का विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं और 9 में क्या कहा गया है ये देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 यहाँ क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा? अर्थात जो शब्द दिया है कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ क्या होगा? किस शब्द के द्वारा कृतज्ञ का अर्थ स्पष्ट हो रहा है? क्या किसी का धन होगा,
क्या एहसान फरामोश होगा, एहसान मंद होगा या फिर कृतज्ञ होगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे, कृतज्ञ का सबसे बेहतर व्याख्या यानी कि बेहतर व्याख्या किस शब्द में है? तो बताएंगे एहसान फरामोश। कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला, कि आप किसी पर अपना उपकार करें और उसको जो व्यक्ति न माने उसी को कहते हैं कृतज्ञ। यहाँ जो विकल्प सी दिया है एहसान मंद, तो उपकार मानने वाला क्या होगा? उपकार मानने वाला, मानने वाला, उपकार मानने वाले को कहते हैं एहसान मंद, अर्थात इसी का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ हो जाएगा। आपसे पूछा जाए एहसान उपकार उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द, तो आप क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे या फिर एहसान मंद कहेंगे। ये आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। और प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया है ये आप लोग देखिए, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपको देना है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। जो 4 वाक्य दिए हैं ये कहीं न कहीं इनमें एक ही सही है, बाकी हो सकता है वर्तनी की दृष्टि से गलत हो या फिर हो सकता है आपका जो है व्याकरणिक त्रुटि हो सकती है। तो क्या मोरों के पंख सुंदर होते हैं, क्या ये वाक्य सही है? या फिर मोर के पंख सुंदर होते हैं ये वाक्य सही होगा? मोर का पंख सुंदर होता है ये वाक्य सही, या फिर मोरों के पंख सुंदर होते हैं ये वाक्य सही होगा? तो यहाँ पर कौन सा वाक्य बिल्कुल सही होगा ये आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। आप कहेंगे कि विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है, बी वाला, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये जो है बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, वाक्य है, सॉरी शब्द नहीं वाक्य है, क्षमा कीजिएगा, वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कोई स्पष्टीकरण जैसा नहीं है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, और ये प्रश्न भी आपको ही बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। तो कौन सा सही शब्द लिखा है? त्योहार लिखा है, त्योहार, त्योहर लिखा है, त्योहार है या फिर त्योहर है? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? उम्मीद करते हैं इसका उत्तर आप लोग दे पाएंगे बेहतर तरीके से। तो कौन सा होगा? तो बताएंगे कि विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, त्योहार हो जाएगा। क्लियर है? ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 12। और प्रश्न संख्या 12 में क्या कहा गया है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। आपको बताना है दिन शब्द कैसा है। क्या यह पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दिन जो है ये शब्द कैसा है, लिंग के आधार पर कैसा शब्द है? और आशा करता हूं कि इसका आप लोगों ने उत्तर सही दिया होगा। फिर भी अगर किसी का गलत हो गया तो बताएंगे कि दिन शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखिए, 13 में क्या कहा गया है मेरे प्रियवर? तो क्या कहा गया है 13 में? कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। आपको कवि का बहुवचन लिखना है। क्या कवि वृंद होगा, कवि गण हो जाएगा, कवि जन हो जाएगा या फिर कवि वर्ग हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो क्या बताएंगे कि जो यहाँ पर अर्थ होगा इसका बहुवचन होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कवि वृंद।
आप यहाँ कविगण भी लगा सकते हैं, कविजन भी लगा सकते हैं। अगर कविवृंद दिया है तो पहले आप इसको टिक करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप कविगण या फिर कविजन भी लगा देंगे, गलत नहीं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 और प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा गया है? भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? कि जो शब्द दिया है भारत, यह संज्ञा का कैसा प्रकार है? क्या भाववाचक संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है? कौन सी संज्ञा होगी इसमें? तो पहले तो आप बताएं संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 5 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, 5वां प्रकार आप लोग खोज कर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भारत क्या है? तो बताएंगे भारत क्या है? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी एक ही के विषय में हमें जानकारी प्रदान करे, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो पूरे एक कुनबे को, पूरे एक व्यवसाय को इंगित करता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 में कहा है वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? आपको बताना है विशेष्य क्या है, कि वह श्रेष्ठ उपासक है। क्या विशेष्य उपासक होगा, क्या श्रेष्ठ उपासक होगा, क्या है उपासक होगा, या फिर वह उपासक हो जाएगा? ये आपको प्रश्न बताना है। तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? तो कहेंगे यहां पर जो विशेष से क्या होगा, वो कौन सा होगा? तो आप बताएंगे उपासक हो जाएगा। ठीक है, जो विशेष है वो उपासक होगा। तो विशेषण कौन सा होगा? तो आप कहेंगे, आप बताएंगे कि विशेषण जो है वो आपका श्रेष्ठ है, यानी कि श्रेष्ठ जो है वो विशेषण है और विशेष जो है वो उपासक हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 16। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताना है, सजातीय क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? तो किसमें हुआ है? जीना एक कला है में, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, या फिर राम खेलकर चला गया। तो जो है सजातीय क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? तो क्या बताएंगे कि विकल्प सी में जो है सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है, बोलियां और बोलता है। ठीक है, बोलियां बोलता है, ये सजाती है। क्लियर है, एक ही जाति के। प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 में आपसे क्या पूछा गया है? वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहे? आपको क्रिया बताना है, यानी कि क्रिया का काल बताना है। तो क्या बताएंगे? काल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो वह कविता गायन करती है, इसमें कौन सा काल होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा? तो आप बताएंगे कि इसमें विकल्प डी जो है सही होगा, सामान्य वर्तमान काल इसका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्या 4 प्रकार के होते हैं,
2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे कि वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं तो आप यहां देखेंगे। एक को हम लोग कहते हैं कृतवाच्य। क्या कहेंगे? कृतवाच्य कहेंगे। दूसरा क्या होगा तो आप बताएंगे कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। और तीसरा क्या होगा? ये आपका भाववाच्य होगा। क्या होगा? भाववाच्य होगा। यहाँ कृतवाच्य में कर्ता प्रधान, कौन? कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में जो है कर्ता व कर्म, कर्ता व कर्म गौड़ होते हैं। क्या होते हैं? गौड़ होते हैं। ठीक है, होते हैं। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है ना? चलिए, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। दो शब्दों के वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है कि मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। कि जो दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या संबंध बोधक कहते हैं? क्या समुच्चय बोधक कहते हैं? विस्मयादि बोधक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग क्या बताएंगे कि उनको क्या कहते हैं? तो आप बताइएगा कि जो शब्द दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात विकल्प जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20। यहां आपसे क्या पूछा गया है? 20 में क्या बताएंगे? इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? अर्थात ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है? क्या प्रयोग हो जाएगा? क्या ममता होगा? प्रस्ताव होगा या फिर प्रतिमा हो जाएगा? तो कौन सा शब्द है जिसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आपको दो चीजें याद रखनी है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग क्या होते हैं ये बताएं तो उपसर्ग वे शब्दांश, यही याद रखना है आपको। शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के, किसी मूल शब्द के, मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं, पहले लगाए जाते हैं, पहले लगाए जाते हैं। शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं और ये दोनों ही इनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो यहां बताएंगे कि यहां पर जो है उपसर्ग सहित प्रत्यय, उपसर्ग सहित शब्द है। यहाँ पर शब्द जो है मूल शब्द कौन सा है? तो योग है। और इसमें क्या जोड़ दिया गया? तो प्रा, इसमें उपसर्ग लगा है, इससे बनता है प्रयोग। क्लियर है? और उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ये समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर हम लोग। प्रश्न संख्या 21। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बेहतर तरीके से दे पाएंगे। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो सबसे पहले यहां आप देखें कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो आपको पता है बाद में लगने वाले, लगने वाला, लगने वाला शब्दांश क्या होता है ये? तो ये मेरे भाई शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। तो गाड़ी वाला में कौन सा प्रत्यय लगा है? क्या डी वाला लगा है? क्या गाड़ी लगा है? वाला लगा है या फिर ला लगा है? तो बताएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें वाला प्रत्यय लगा है। इसमें मूल शब्द क्या होगा? तो आप बताएंगे मूल शब्द इसमें गाड़ी है, इसमें वाला प्रत्यय जुड़ा, तब हो गया गाड़ी वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कंटेंट और वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
फटाफट जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आता हूँ। हम भी इसी उम्मीद से आते हैं कि आप लोग जो है कंटेंट को बेहतर तरीके से देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब वगैरह करेंगे, तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ ही आपको तो दिक्कत नहीं होने वाली मेरे ख्याल से मेरे भाई। तो आप हो सके तो जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। नहीं तो फिर तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, पढ़ाने का कार्य है मेरा, तो मैं वो कर रहा हूँ। और आप लोग भी अगर सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और कर ही दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे बंधुवर, प्लीज बंधुवर, कि आप सपोर्ट कर ही दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिए सभी को, क्योंकि इससे क्या है आपके भाई बंधुवर को भी क्लास पहुंच जाएगी और हमको भी कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सहयोग मिलेगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो यहाँ बताना है कि कौन सी संधि है, क्या दीर्घ संधि है, क्या वृद्धि संधि है, गुण संधि है, या फिर यण संधि? तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो है गुण संधि हो जाए। और गुण संधि कैसी है, तो पहले बताएंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? तो बताएंगे स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? तो आप बताएंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा होता है विसर्ग, विसर्ग संधि। ये आप लोगों को पता होगा। फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यहाँ पर 4 भेद, ये सभी चारों भेद जो है स्वर संधि के उदाहरण है। और पांचवा आप लिख लेंगे अयादि। क्या लिखेंगे? अयादि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये पांचवा भेद है। ठीक है, 4 आपको दिए हैं विकल्प में, स्वर संधि के ही भेद है। क्लियर है ना? बाकी आप लोगों को अगर संधि में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके लिए संधि की क्लास लेकर आएंगे। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 आपको बताना है, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। क्या विवरण विराम चिन्ह नहीं है, लाघव नहीं है, उपदेशक नहीं है, या फिर निर्देशक नहीं है? ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे कि यहां बताएंगे मेरे प्रिय भाई कि कहेंगे कि उपदेशक जो है यह विराम चिन्ह का उदाहरण नहीं है। विवरण चिन्ह कैसा होता है? तो विवरण चिन्ह इस प्रकार का होता है। ठीक है, लाघव चिन्ह की बात करेंगे तो ये इस तरीके का होता है, निर्देशक चिन्ह ये इस तरीके से होता है। ठीक है, और विराम हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या, हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या की संख्या 20 है। कितनी है? तो 20 है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 देखिए मेरे प्रिय भाई, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना सा आपसे हमें सहयोग चाहिए। थोथा चना बाजेगा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति यानी कि जो समाज में प्रचलित उक्तियां हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। तो थोथा चना बाजे घना का अर्थ क्या होगा? क्या थोथे को चना पसंद है, क्या न पूरी होने वाली आशा है, या अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है, या फिर बुद्धि को सर्वत्र विजय हासिल होती है? यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? तो आप बताएंगे कि थोथा चना बाजे घना का अर्थ होगा विकल्प सी, अल्प बुद्धि वाला अधिक ढींग मारता है। ये आपका सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 देखें, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां
रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है, ये आपको बताना है। रस की दृष्टि से अर्थात कौन सा रस होता है, रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार, यानी कि श्रृंगार रस का कौन सा भेद होगा, क्या अद्भुत होगा, संयोग होगा, वियोग होगा या फिर हास्य होगा। तो क्या बताएंगे, कौन सा विकल्प होगा, तो बताएंगे नायक और नायिका, यानी कि नायक नायिका का अर्थ क्या है, प्रेमी और प्रेमिका से, प्रेमी और प्रेमिका है, और प्रेमी और प्रेमिका का जब मिलन होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है, तो बताएंगे संयोग श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस जो है कौन सा होगा, तो बताएंगे श्रृंगार रस होगा। नंबर 1 के बाद श्रृंगार के कितने भेद हैं, तो संयोग है और वियोग है, और वियोग है, तो 2 है। वियोग में क्या होता है, प्रेमी पे प्रेमिकाओं का अलग होता है, बिछड़ना होता है, वो वियोग में होता है। बात है मिलन की तो कहेंगे संयोग है। ठीक है, सह मतलब एक साथ, योग मतलब मिलन। क्लियर है ना, ये तो आप लोगों को पता होगा, प्रेमी प्रेमिका संयोग मिलन है। ठीक है ना, चलिए, नहीं पता है तो याद रखिए मेरे भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, संयोग और वियोग। हाँ, चलिए, मैया मोरी मैंने माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा अलंकार है जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी कि एक बार को 2 बार 3 बार या उससे अधिक बार रिपीट कर दिया जाए, तो वो किस अलंकार में होता है। क्या अनुप्रास अलंकार में होता है, क्या अतिशयोक्ति अलंकार में होता है, श्लेष अलंकार में होता है या फिर यमक अलंकार में होता है। तो क्या बताएंगे कि जहां पर जिस अलंकार में या जब पंक्तियों में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात विकल्प ए सही होगा। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, चढ़ाकर कहना। श्लेष अलंकार का मतलब होता है एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ। ठीक है, श्लेष अलंकार का मतलब है कोई पंक्ति है जहां पर एक शब्द ही दिया है एक बार, और उसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यमक अलंकार का मतलब होता है एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार दिया हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अलंकार के भेद पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 3 होते हैं, शब्द अलंकार, अर्था अलंकार और उभया अलंकार। ठीक है, बाकी आप अलंकार जब पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएंगी चीजें। प्रश्न संख्या 27, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता होती है। तो जो वीर रस होता है उसमें किस गुण की प्रधानता होती है, क्या ओज गुण होता है, क्या प्रसाद गुण होता है, माधुर्य होता है, या फिर ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे, यहां पर क्या बताएंगे, तो बताएंगे कि वीर रस में कौन सा जो है गुण प्रधान होता है, तो कहेंगे ओज होता है, यानी कि जब शरीर में स्फूर्ति आ जाए, ठीक है, स्फूर्ति आ जाए, आपको एकदम उत्तेजित कर दे, तो वहां पर होता है वीर रस, और वही उत्तेजना को ही कहते हैं ओज कहते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं बेहतर लग रहा होगा, है अच्छा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो फिर कुछ और अंदाज अलग किया जाए। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। मेरे प्यारे, ये जो है बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 जो है
काहे से है, तो बताएंगे साहित्य से आया है मेरे भाई। प्रश्न संख्या 28, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, ये आप बताएं। क्या जगनी की है, सारंगधर की है, चंद्रबरदाई की है, या फिर नरपति नाल की है? ये किसकी रचना है? तो क्या बताएंगे? कहेंगे पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई की रचना है। और चंद्रबरदाई कौन थे? तो बताएंगे पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। ठीक है। जगनिक की अगर रचना पूछी जाए तो बताएंगे परमाल रासो। परमाल रासो, क्या बताएंगे? परमाल रासो। नरपत नाल की पूछी जाए तो बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। और सारंगधर की ये आपके लिए HW है, आप कमेंट करके बताएं कि सारंगधर की कौन सी रचना है। आइए प्रश्न संख्या 29 में देखिए, प्रश्न संख्या 29, यहां क्या कहा गया है? सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्त किस रचनाकार की है? ये आपको बताना है। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह युक्ति किसने दी है? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने दी है, धर्मवीर भारती ने दी है, अज्ञे ने दी है, या फिर महादेवी वर्मा ने? ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे कि ये जो उक्तियां है, ये कथन है किसका है? तो बताएंगे महादेवी वर्मा जी का है। किसका है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के जन्म की अगर बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो क्या बताएंगे? तो बताइएगा 1907। कहाँ? तो बताएंगे फर्रुखाबाद। कहाँ? फर्रुखाबाद में हुआ है। और इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला है। तो कब मिला है? तो बताएंगे 1982 ईस्वी में। किस रचना के लिए? तो आप बताना है कि यामा रचना के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये आप जरूर याद रखेंगे महादेवी वर्मा से। ठीक है। निहार, नीरजा, इनकी जो है रचनाएं हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 30। तो प्रश्न संख्या 30, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? क्या लालटीन की छत के लिए, क्या रात का रिपोर्टर के लिए, कव्वे और काला पानी के लिए, या फिर परिंदे के लिए? परिंदे के लिए मिला है क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार? किसको? निर्मल वर्मा को। कब मिला है ये आपको बताना है, और किस कृति के लिए मिला है। तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे निर्मल वर्मा की कृति जो कव्वे और काला पानी जो है, इस कृति के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब मिला है? तो बताएंगे 1985 में मिला। ये है क्या? तो बताएंगे मेरे प्यारे, ये है इनका कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह है। इनको जो है, इनको क्या मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। क्या? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला है। पुरस्कार भी इन्हें मिला है। और कब मिला है? तो क्या बताओगे? कहोगे 1999 यानी कि 1999 में। और काहे के लिए मिला है? तो बताओगे इनके साहित्यिक योगदान के लिए। साहित्यिक योगदान के लिए, किसी विशेष कृति पर नहीं, इनके संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए जो है इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में दिया गया है। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 इनके कहानी संग्रह कव्वे और काला पानी के लिए दिया गया। बाकी सभी रचनाएं इनकी जो है किसकी? निर्मल वर्मा की। और चलते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है आज का अपना अंतिम प्रश्न। भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? ये आपको बताना है कि भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है।
क्या कोलकाता में है, क्या वाराणसी में है, नई दिल्ली में या फिर मैसूर में, ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे कि भारतीय भाषा परिषद जो है ये कहाँ है, तो आप बताइएगा ये जो है कोलकाता में है। ठीक है, भारतीय भाषा परिषद। और ये है क्या, तो बताएंगे प्रमुख प्रमुख हिंदी प्रमुख हिंदी सेवी संस्थान है, यानी कि हिंदी भाषा की सेवा के लिए यह संस्थान बनाया गया है। प्रमुख हिंदी सेवी संस्थान है कौन, तो भारतीय भाषा परिषद। इसकी अगर स्थापना की बात करें, क्या स्थापना की बात करेंगे तो बताएंगे कब हुई, तो बताना है 1975 ईस्वी में। किसने किया है, तो बताएंगे क्या सीताराम शेख सरिया, सीताराम शेख सरिया जी ने इसकी स्थापना की है। वाह वाह। और कौन थे, भागीरथ कनोडिया, भागीरथ कनौजिया। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण लोग हैं, दो लोग, सीताराम शेखसरिया व भागीरथ कनौजिया जी ने जो है भारतीय भाषा परिषद की स्थापना 1975 में की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे कोलकाता में है। और ये क्या है, ये प्रमुख हिंदी सेवी संस्थान है। तो आज का जो यह सेशन है कंप्लीट हो गया है, जिसमें कुल 31 प्रश्न थे जिनको हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। और ये 31 प्रश्न ही नहीं, आप इनको 60 प्लस प्रश्न कह सकते हैं, क्योंकि इसकी संपूर्ण व्याख्या जो आपको प्रस्तुत की है। और उम्मीद करते हैं यह सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपको काफी लाभ मिलेगा, आपके हिंदी ज्ञान में वृद्धि होगी। बेहतर हिंदी पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप हमारे साथ बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यकीनन आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। यहाँ पर जो है सभी विषयों को बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो गणित हो, हिंदी हो या फिर कोई अन्य विषय हो। ठीक है, तो आपसे बस यही कहेंगे कि चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप बेहतर अध्ययन कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।